एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रुद्रा जीएस वर्ल्ड में। आज हम लोग सेल यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 4 जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 3 में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में थ्योरेटिकली जान चुके थे। ठीक है, आज थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर देखना है हमें। ठीक है, अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 3 देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आप जानते हो कि इस मॉडल को देने वाले कौन थे? सिंगर थे और निकोल्सन साहब थे। ठीक है, सिंगर एंड निकोल्सन। दिए कब थे? 1972 में। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला लिपिड और प्रोटीन्स। ठीक है, क्या होता है? लिपिड एंड क्या? प्रोटीन। इन्होंने ये कहा था कि जो ये लिपिड के बाई लेयर्स होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं लिपिड के। कितने लेयर्स होते हैं? 2 लेयर्स। ये प्रोटीन के मोनोमर्स के अंदर, ठीक है, सैंडविच की तरह एम्बेडेड होते हैं। सैंडविच की तरह क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, यानी कि ऊपर प्रोटीन का एक लेयर, नीचे प्रोटीन का एक लेयर, और इनके बीच में बाई लेयर्स होते हैं। किसके? लिपिड्स के। ठीक है, समझ रहे हो आप? सैंडविच की तरह ये धसे हुए होते हैं, अंदर से एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, ये ऊपर एक प्रोटीन का लेयर हो गया, नीचे एक प्रोटीन का लेयर हो गया। ठीक है, सिंगल लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? मोनो लेयर्स। ठीक है, 2 लेयर्स हो गए। ठीक है, और बीच में प्रोटीन्स के ये एम्बेडेड होते हैं सैंडविच की तरह। ठीक है, चलिए प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इनका मतलब ही आपको पता है कि अंदर के साइड में जो धसे हुए होंगे बिल्कुल, ठीक है, ट्यूनल स्ट्रक्चर में, है ना। और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जो आउटसाइड होते हैं, ये आउटसाइड वाले। ठीक है, एक्सट्रिंसिक को हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, और इंट्रिंसिक प्रोटीन को जो अंदर एम्बेडेड होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ट्यूनल प्रोटीन भी इनका नाम है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रीगल प्रोटीन कहते हैं। आइए स्ट्रक्चर पे बात करते हैं इसकी। आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर इसका ऊपर भी प्रोटीन के लेयर्स हैं ये। ठीक है, ये प्रोटीन का नाम क्या है? आप कहोगे एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीफेरल। एक्सट्रिंसिक को क्या कहते हैं? पेरीफेरल प्रोटीन। ठीक है, पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं। फिर आप देख रहे हो कि लिपिड्स के 2 लेयर्स, ठीक है, एक लेयर ऊपर वाला और एक लेयर नीचे वाला। ठीक है, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट ये एम्बेडेड होते हैं इसमें, है ना। थिकनेस की बात करोगे आप तो पूरे के पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है अप्रॉक्सीमेटली 75 एंगस्ट्रम होता है। आप जानते हो कि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होती है ना। ठीक है, यानी इतने ये छोटे होते हैं, इतने पतले होते हैं, यानी कि इतने वो साइज़ में छोटे होते हैं। ठीक है, 75 एंगस्ट्रम इनका साइज़ होता है अप्रॉक्सीमेटली, प्लाज्मा किसका? मेम्ब्रेन का, पीएम का। ठीक है, अगर आप पेरीफेरल प्रोटीन की बात करो आप, ठीक है, तो ये होता है 20 एंगस्ट्रम का, है ना, 20 एंगस्ट्रम का। नीचे भी आप 20 एंगस्ट्रम देख रहे हो, और ये बीच वाले जो ये लेयर्स हैं किसके? बाई लेयर्स हैं लिपिड्स के, ये होते हैं 35 एंगस्ट्रम। दोनों का आप ऐड करोगे 75 एंगस्ट्रम आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप देखोगे कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, यानी कि जो इंट्रीगल प्रोटीन होता है, यही हेल्प किस में करता है? आप कहोगे मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प यही करते हैं। ठीक है, मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करते हैं? आप कहोगे इंट्रीगल क्या? प्रोटीन, यानी कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है यही किस में हेल्प करते हैं? मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में। आप जानते हो कि इन प्रोटीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। ठीक है, और इस नेचर को बनाए रखने में इन प्रोटीन का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आप जानते हो यहाँ से कोई भी चीज़ें अगर ऑब्जर्व होंगी, ठीक है, तो ये जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे स्टडी करते हैं। अगर इस एक कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे लें, ठीक है, तो आप कहोगे ये जो ऊपर वाला हेड होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या? पोलर एंड। और जो ये नीचे वाला टेल है, ठीक है, इसे आप कहते हो नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर। पोलर का नेचर कैसा होता है? ये होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग। ठीक है, यानी कि ये वाटर को रिपेल नहीं करते, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है। नॉन पोलर कैसे होते हैं? ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिया जानते हो ना, डर वगैरह से इसमें रिलेटेड होता है ये, ठीक है। तो आप कहते हो हाइड्रो यानी कि वाटर, और फोबिक इन द सेंस ये रिपेल करते हैं, यानी कि वाटर इन्हें पसंद नहीं होता है, ठीक है, ये वाटर को हेट करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि यहाँ से क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और फिर यहाँ से, ठीक है, देख रहे हो आप, ये क्या करेगा, रिपेल कर देगा, फिर इसमें आएगा, फिर यहाँ से रिपेल करके फिर ये अंदर चला जाता है। और कुछ डायरेक्ट कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका हो गया, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, वाटर वगैरह हो गया, ठीक है, वो डायरेक्ट इससे ट्यूनल के हेल्प से आ जाती है, ठीक है, ट्यूनल के हेल्प से आ जाता है, ठीक है। अब दो तरीके से क्या करता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। अब इनके ट्रांसपोर्टेशन का जो मेथड है उसको जानने से पहले आप ये जान लो कि ये जो लेयर्स होते हैं किसके बने हुए होते हैं। आप कहोगे जो लिपिड्स के बाई लेयर्स होते हैं वो फैटी एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है। ये एक एक जो कंपोनेंट आप देख रहे हो ना, किसके बने हुए होते हैं, फैटी एसिड्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन की। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या, मटेरियल, यानी कि मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। किस तरह से, दो तरीके से। कितने तरीके से, दो तरीके से, ठीक है। पहला आप कहोगे कि एक प्रोसेस होता है एक्टिव प्रोसेस, और दूसरा कौन सा प्रोसेस होता है, पैसिव प्रोसेस, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस को पहले जानते हैं, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कहोगे कि कोई भी कंपोनेंट, ठीक है, आप जानते हो कि हायर ऑर्डर टू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, ठीक है। जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उससे लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करता है, वो मूव करता है ना, जैसे डिफ्यूज़न वगैरह आप इसमें जानते हो, है ना, गैसेस पार्टिकल वगैरह में। बट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो कहाँ होती है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। अब आप ये बताओ कि ये तो अपने ही लोअर है और लोअर हायर में जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसको आपको एनर्जी की इसमें नीड पड़ेगी, आप इसको एनर्जी इसमें दोगे, ठीक है, तभी एक लेस वाला हायर वाले की तरफ जाएगा। हायर वाला तो अपने आप उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेगा क्यों, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ज़बरदस्ती उसको देते हो, यानी कि आपको उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो होता कैसे है, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, आप कहोगे लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होता है। कैसा होता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। और जब आपको लेस वाले से हायर वाले में जाना होगा तो हमेशा आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आप कहोगे एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में किसकी नीड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और ये एनर्जी दिया कैसे जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। ये एटीपी वगैरह क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। वहाँ पे आपको एटीपी एडीपी वगैरह सब आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। ये एडीपी इन द सेंस व्हाट, एनर्जी की बात होती है, ठीक है। और ये किससे ऑप्टेंड होता है, स्टार्च वगैरह से, ग्लूकोज वगैरह से। पैसिव की बात करते हैं। पैसिव जनरल एक नेचर है, ठीक है, प्रोसेस है। आप इसमें क्या करते हो, मटेरियल की मूवमेंट देखते हो किसमें, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, किसमें, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। आप कहोगे मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक रीजन से दूसरे रीजन में मूवमेंट को समझते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि पैसिव मूवमेंट के लिए, पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फिर ये दो पार्ट में फिर से ये आगे डिवाइड हो जाता है, एक होता है डिफ्यूज़न और एक होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। एक होता है डिफ्यूज़न और एक होता है ऑस्मोसिस। आप जानते हो कि जो मूवमेंट होते हैं दो तरीके से होते हैं, एक सॉल्यूट का होता है और एक उसमें सॉल्वेंट का होता है, ठीक है। तो उसके आधार पे इनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है डिफ्यूज़न और एक होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। केमिस्ट्री वगैरह में आपने इसको देख रखा होगा, इसमें डिफ्यूज़न वगैरह को, है ना, कि आप जानते हो कि आप एक अगरबत्ती जलाते हो एक साइड में, उसका जो स्मेल है बिल्कुल हर रूम के हर साइड में आ जाती है उसकी स्मेल, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इसके वेपर्स वगैरह जो भी निकलते हैं, धुआं वगैरह जो भी निकलते हैं, वो एयर में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एयर में एम्प्टी स्पेस होता है ना, और वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करके, ठीक है, क्या करते हैं, डिफ्यूज़ कर जाते हैं हर जगह। चलिए डिफ्यूज़न की बात करते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन।
ऑस्मोसिस की बात करोगे कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, यानी दोनों ही क्या हैं, इस तरह के मूवमेंट हैं जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होते हैं। यानी कि जनरली हम लोग पैसिव प्रोसेस में क्या देखते हैं कि वन रीजन टू अनदर रीजन मूवमेंट होती है मटेरियल की, ठीक है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन होता है। इसमें क्या होता था, एक्टिव में आप पढ़ रहे थे कि लोअर से हायर में जाना होता था, ठीक है, इसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी, और यहाँ हायर से लोअर में ऑटोमेटिकली जाएगा, ठीक है, यहाँ पे किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। बट इसमें प्रोसेस दो तरीके की होती है, एक होता है डिफ्यूज़न और एक होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूज़न में क्या होता है, इसमें सॉल्यूट क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, ठीक है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, आप कहोगे सॉल्वेंट जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो टब है पूरा भरा हुआ है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आउटसाइड क्या करेगा, मूव करेगा, है ना, मूव करेगा किधर, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस भी दो पार्ट में आगे डिवाइड हो जाता है, एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा आइसोटोनिक, ठीक है, और भी टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे इसको हम लोग डीपली देखेंगे, ठीक है, कि एंडोस्मोसिस क्या होता है, एक्सोस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, सेल ड्रिंकिंग क्या होता है, सेल ईटिंग क्या होती है, ठीक है, वो सब हम लोग वहाँ पे देखेंगे। पेरीफेरल की बात कर लें, ठीक है, पेरीफेरल की बात कर लें क्योंकि आपने क्या पढ़ लिया, इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, यानी कि इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में आपने देख लिया, ठीक है। तो चलिए पेरीफेरल को भी हम लोग देख लेते हैं। पेरीफेरल में क्या है कि व्हेन एडेड टू द सम सेम प्रोटीन और लिपिड्स इट हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग द सेम टाइप ऑफ सेल्स। यानी सबसे पहले आपको पढ़नी यही थी पेरीफेरल, क्योंकि आप जानते हो कि सेल का नेचर कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है। आप कहोगे सर ये सेलेक्टिवली क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं। तो पेरीफेरल प्रोटीन का बहुत इम्पॉर्टेंस होता है इसमें कि ये क्या करते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके साथ क्या होते हैं, अटैच कर जाते हैं, ठीक है, उसके साथ क्या करते हैं, ये अटैच करते हैं ना, अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है, मटेरियल क्या करते हैं, ये एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख क्या रहे हो कि व्हेन एडेड टू सम प्रोटीन और लिपिड्स इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या करते हैं, ये पहचानते हैं किसको, सेम टाइप ऑफ सेल्स को, ठीक है, सेम टाइप ऑफ सेल्स को ये क्या करते हैं, पहचान लेते हैं, ठीक है, और वहाँ से अटैच हो जाते हैं ये, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ बनती है, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन बनता है और एक क्या बनता है, लिपोप्रोटीन बनता है। यानी प्रोटीन जब ग्लूकोज के साथ मिक्स होती है, ठीक है, प्रोटीन जब ग्लूकोज के साथ अटैच होगा यहाँ पर तो क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और लिपिड्स जब प्रोटीन के साथ अटैच होती हैं तो क्या बनाते हैं, लिपोप्रोटीन बनाते हैं। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन देख रहे हो ना आप, यहाँ पे स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने होते हैं इसमें ग्लाइकोप्रोटीन टाइप के, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने होंगे। इसे आपको हायर क्लासेस में पढ़नी है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स मतलब पाए जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, इसे आपको हायर क्लासेस में स्टडी करनी है 11th 12th में, ठीक है। तो इतना डीप आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है 9th क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 5, है ना। पार्ट 5 में हम लोग इसको और डिटेल में स्टडी करने की कोशिश हम लोग की रहेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।